नेक्स्ट न्यूज है सीबीडीटी से रिलेटेड, उनका एक कैंपेन है नज कैंपेन। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी कम है। जब मैं बोलता हूं पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है तो मतलब मेन एग्जाम जैसे क्लैट है, एलिट है, इनमें कम है। बाकी आप बहुत सारे और भी एग्जाम दोगे, जैसे क्लैट और एलिट, ये तो दो मेन है। उसके बाद एक पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एलएलबी एग्जाम होता है बीएलएलबी के लिए, और एक एसलेट का एग्जाम होता है। ये कुछ भी पूछ लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि ये क्या पूछ ले, ठीक है। और ये ऐसी चीजें ज्यादा पूछते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं जब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो मतलब वो क्लैट और एलिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि यहाँ के हिसाब से कम इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं कह रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज भी तो करनी पड़ेगी ना। और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मल्टीपल टाइम रिविजन है या 2 दिन पहले रिवाइज करना है, तो फिर कौन कौन सी रिवाइज करोगे, तो पहले उनको मार्क करके रखना जो मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी एटलीस्ट रिवाइज हो मल्टीपल टाइम। नज कैंपेन चलाया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने। सीबीडीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। इनका एक्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सीबीडीटी बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब समझो कि ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है, या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ये मेन एजेंसी है इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्सेशन को देखती है, उसका सुपरविजन करती है। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन के टैक्स जो कॉर्पोरेट्स को देना पड़ता है, इनकम टैक्स जो कोई भी पर्सन दे रहा है, तो ये दो बड़े डायरेक्ट टैक्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो इन्होंने कैंपेन चलाया है वॉलंटरी कंप्लायंस थ्रू नज कैंपेन। सो दे अर्ज टैक्सपेयर टू अपडेट देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड विड्रॉ एनी इनकरेक्ट क्लेम्स अंडर द नज कैंपेन। कैंपेन चलाने का पर्पज क्या है, अगर कोई भी पर्सन अगर वो जब इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, जिसको बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, अगर उसने भरा है तो बोलते हैं कि आईटीआर भरा कि नहीं भरा। अभी आईटीआर, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, तो अभी आईटीआर इस फाइनेंशियल ईयर का लोग भरेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट टाइम देती है कि आप जुलाई तक भर सकते हो, कि अक्टूबर तक भर सकते हो, कि सितंबर तक पिछले साल का रिटर्न भर सकते हो। एडवांस में भी भर सकते हो चाहो तो। एडवांस में अगर आपने कुछ ज्यादा भर दिया तो बाकी बचेगा वो गवर्नमेंट आपका रिटर्न कर देगी। नॉर्मली कॉर्पोरेशन जो होती है, जो कॉर्पोरेशन टैक्स जाता है वो एडवांस में ही जाता है, क्योंकि उनको एकदम से इस टाइम पे फिर उनसे इतना टैक्सेशन भरा नहीं जाता है, तो वो धीरे धीरे पहले ही दे देते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न देते वक्त अगर आपने जो भी डिटेल दिया है, अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि वो इनकरेक्ट डिटेल बताया गया, कुछ सही बताना चाह रहे हो, तो इस कैंपेन के अंडर में वहां पे करेक्शन पॉसिबल है। तो उस चीज के लिए इस कैंपेन को चलाया गया है, नज कैंपेन को, टू मेक एनी करेक्शन इन योर आईटीआर। अगर आईटीआर में या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स में कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, या बाई चांस आपसे कुछ गलत बताया गया है, या आपने जानबूझ के बता दिया है, तो भी अब गवर्नमेंट ये तो बोलेगी नहीं कि जानबूझ के बताया, गलत बताया, अब ठीक करना चाह रहे तो कर लो। तो वो यही बोलती है कि अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि इनकम टैक्स ज्यादा भरना था या कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा भरना था और हमने कम भरा, ठीक है, और अभी हमें लग रहा है कि ज्यादा भरना चाहिए था, तो हम उसको बाद में करेक्ट कर सकते हैं, तो वो मिस्टेक माना जाएगा। तो उसके लिए नज कैंपेन चलाया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ये ध्यान रहे कि ये नज कैंपेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन का है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि ये कैंपेन किस चीज से रिलेटेड है, तो टैक्सेशन से रिलेटेड ये कैंपेन है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठीक ही न्यूज है। सागरमाला
एक प्रोजेक्ट चलाया था गवर्नमेंट ने 2015 में कि जो हमारा पोर्ट है सागरमाला स्कीम, ये स्कीम नहीं है, ये न्यूज है फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, ये अलग चीज है। सागरमाला जो स्कीम है गवर्नमेंट ने 2015 में चलाई थी, किसके लिए? फॉर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कि जो हमारी पोर्ट है ना उनको मॉडर्न बनाएंगे, उसके लिए सागरमाला स्कीम चलाई गई थी। तो ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन एलिट पूछ लेता है, ऑल इंडिया लो एंट्रेंस टेस्ट, उनको आदत है वो पुराना पूछने की, तो वो पुराना स्कीम पूछ लेते हैं कि ये स्कीम कब चली थी या किसने चलाई थी। क्लैट में नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली का मतलब है क्योंकि मर्जी तो उनकी है, पैटर्न कब चेंज कर दें क्या पता लगता है, कब स्टैटिक पूछने लग जाए। जैसे पिछले कई साल से क्रिटिकल रीजनिंग पूछ रहे थे, पिछली बार नहीं पूछा, ठीक है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे आप लोगों को तो एक बार ही चांस मिलना है, नहीं तो फिर एक साल के बाद मिलेगा। तो हमें पूरी तरह से प्रिपेयर कर होके जाना होता है कि वो स्टैटिक भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि पिछले 5-6 साल नहीं पूछा, उससे पहले तो पूछते ही थे। 2017 तक क्लैट जम के स्टैटिक पूछता था, ठीक है। 2017 के बाद से 18 से चेंज हुआ, नहीं पूछा, फिर करंट पूछ रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। तो हो सकता है कि अब की बार में फिर स्टैटिक पूछ ले। तो हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना है। अगर ये है कि इसी साल सिलेक्शन लेना है तो ये नहीं सोचना कि क्लैट में करंट अफेयर पूछ रहे हैं, स्टैटिक पूछ रहे हैं, तो हम क्यों करें स्टैटिक, ठीक है। हालांकि बीच बीच में वो स्टैटिक के क्वेश्चन ही पूछते हैं उसी में। जैसे हम लोगों ने, मैं बता रहा था आप लोगों को कि हमने पिछले साल एक जो एविएशन में एक्सीडेंट हुआ था एक फ्लाइट का, ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा था कि उसको कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो उसको स्टडी करती है या उसका ओवरव्यू देख रही है, तो वो स्टैटिक ही क्वेश्चन था। तो उस पे, या फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो वो स्टैटिक ही हो गया एक तरह से। तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए सागरमाला स्कीम चलाई गई थी। ऑब्वियस है इस स्कीम में पैसा लगेगा, ठीक है। अब उस पैसा देने के लिए ये सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया जाएगा, ये उसके लिए पैसा देगा, ठीक है। क्या होता है जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम चलाती है, उस स्कीम में कोई ना कोई अमाउंट तो लगेगा, पैसा तो लगेगा। अब ये पैसा या तो गवर्नमेंट दे डायरेक्टली, नहीं तो गवर्नमेंट कोई एजेंसी क्रिएट करती है और वो एजेंसी को बोलते हैं फाइनेंस एजेंसी, फाइनेंसिंग एजेंसी बोल लो। फाइनेंसिंग करना मतलब पैसे देना। कोई फाइनेंसिंग एजेंसी बनाएगी, वो एजेंसी पैसे देगी। अब आप कहोगे कि ये एजेंसी पैसे कहां से लाएगी, या तो ये गवर्नमेंट से लेगी, या वर्ल्ड बैंक से लेगी, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेगी, कहीं से भी लेगी। पैसे का इंतजाम करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस एजेंसी की होगी। तो नॉर्मली दो तरह से गवर्नमेंट स्कीम चलती है, या तो गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा दे दे। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो वो फाइनेंसिंग एजेंसी बना देती है, और वो फाइनेंसिंग एजेंसी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उस पैसे का अरेंजमेंट कर लेती है। क्लियर? बाकी इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं पढ़ने का। नेक्स्ट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑर्डर्स SFIO प्रोब इनटू इंडसलैंड बैंक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि इस नाम की कोई एजेंसी है। अब वो इंडसलैंड बैंक का फ्रॉड चेक करेगी कि किसी दूसरे का करेगी। तो बैंकिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल सिस्टम में जब कभी फ्रॉड होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो सीबीआई नहीं करेगी, ठीक है, वो उसके लिए अलग से एजेंसी है जिसका नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। तो ये कोई भी फ्रॉड है, इफ देयर इज एनी फ्रॉड इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, देन इट्स इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। हमें ये पता होना चाहिए कि हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले कि SFIO कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आ रहा है। दूसरा लिखो, मतलब इसे आगे लिखो, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। It is a statutory body formed under
formed under Companies Act 2013, formed under Companies Act 2013। तो 2013 में कंपनी एक्ट बनाया गया। 2013 का एक कंपनी एक्ट है, उसके अंडर में इसको स्टैट्यूटरी पावर मिली हुई है इसको, ठीक है। तो ये आपको बस SFIO याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और फाइनेंस मिनिस्टर नॉर्मली एक ही मिलता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड एजेंसी होती हैं। तो नॉर्मली हर एक गवर्नमेंट ये दो पोर्टफोलियो एक को ही देके रखती है, ठीक है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि वो पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। उनसे पहले कोई फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनी थी, ठीक है। पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने फाइनेंस का पोर्टफोलियो अपने साथ रखा हुआ था। फाइनेंस और डिफेंस, ये दो पोर्टफोलियो उन्होंने अपने पास रखे थे। इट इज द विश ऑफ द PM कि वो कितने पोर्टफोलियो अपने पास रखेगा और कितने पोर्टफोलियो देगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पहली डिफेंस मिनिस्टर थी इंडिया की, पहली फाइनेंस मिनिस्टर थी लेडी, और पहली प्राइम मिनिस्टर थी वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और फुल टाइम डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल वो भी निर्मला सीतारमण थी, और फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी निर्मला सीतारमण है। तो इंडिया की पहली फीमेल फुल फ्लैज या फुल टाइम डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर वो भी निर्मला सीतारमण थी। डिफेंस भी पिछली गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थी, ठीक है। और फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमण है, ठीक है। Financial fraud is there is any financial fraud in any financial institution in India, then its investigation will be done by SFIO. सर ये बैंक का नाम क्या नहीं, ठीक है। वैसे प्राइवेट बैंक है ये, इंडसलैंड बैंक। हाँ जी, निर्मला सीतारमण और डिफेंस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट? दोबारा बोलो। निर्मला सीतारमण और डिफेंस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग आपका क्या स्टेटमेंट? She was the first full-time female defense minister of India. पहली इंडिया की वुमेन डिफेंस मिनिस्टर जो पूरे फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर थी वो निर्मला सीतारमण थी। वो पहले वाली जो NDA 1 गवर्नमेंट आई थी उसमें थी, NDA 2 गवर्नमेंट में उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। हाँ, पहली डिफेंस मिनिस्टर लेडी भी हुई थी। हाँ, वैसे थी इंदिरा गांधी, लेकिन फुल टाइम निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे हम लोगों ने सारा कवर कर लिया, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मेन दो काम है RBI के पास इंडिया में, एक तो रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको रेगुलेट करता है RBI। दूसरा RBI जो है इट रेगुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने का काम भी RBI का ही है इंडिया में, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है? हाँ, जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में जनरल राइज होना इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन कितना होगा ये रेगुलेट करना भी RBI का काम है। तो ये दो बड़े फंक्शन करता है RBI इंडिया में, ठीक है। और तीसरा लिखना चाहो तो इट इज अ सेंट्रल बैंक फॉर इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड काम है वो सारे के सारे RBI करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है RBI टू इन्फ्यूज 3 ट्रिलियन रुपीज थ्रू OMOs एंड फोरेक्स स्वैप, कि RBI OMO के थ्रू या फोरेक्स स्वैप के थ्रू
3 ट्रिलियन रुपीज इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज करेगा। हमारी जीडीपी कितनी है? 4.2 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब 1 लाख करोड़। ठीक है, ट्रिलियन 1 लाख करोड़, डॉलर है तो उसको मल्टीप्लाई और करो 90 से ऊपर का हो गया डॉलर वैसे अभी। ठीक है, तो ये मेन काम है आरबीआई की। अब इसमें से कह रहा है कि आरबीआई क्या करने वाला है, इंडिया में 3 ट्रिलियन रुपीज को इन्फ्यूज करेगा। इन्फ्यूज का मतलब है कि डालेगा मार्केट में। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था आरबीआई का काम है करेंसी प्रिंटिंग। करेंसी प्रिंटिंग करता है आरबीआई, और करेंसी प्रिंटिंग करके उसको इंडियन इकोनॉमी में डालता है। इंडियन इकोनॉमी बोलो या इंडियन मार्केट में डालेगा। लेकिन अगर आरबीआई प्रिंटिंग करके पैसा मार्केट में डालेगा तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। और हमने अभी पढ़ा था आरबीआई को महंगाई कंट्रोल करनी होती है। ठीक है, रेगुलेट कीजिए, चाहे वहां पे कंट्रोल भी लिख लेना वर्ड स्लैश में, किट कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना है। तो अगर वो पैसे को छापेगा और इंडियन इकोनॉमी में डालेगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, डालेगा मतलब वो बैंकों को देगा, बैंक आगे कस्टमर को देंगे लोन की फॉर्म में। ठीक है, ये एक जनरल वे है। तो दूसरा वे क्या है आरबीआई के पास, कि वो पैसे को इंडियन मार्केट में डायरेक्टली प्रिंट ना करके, एक तो करेंसी प्रिंटिंग हो गया, दूसरा हो गया बॉन्ड प्रिंटिंग, कि वो बॉन्ड प्रिंट कर दे। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक पेपर होता है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसका अलग अलग प्राइस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि भाई एक बॉन्ड छापो। आरबीआई अपनी मर्जी से नहीं छापता, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है उसको कि छापो भाई, पैसे चाहिए हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम चलानी है, पैसे चाहिए, पैसे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम चलाना है, पैसे चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था वीबीजी राम जी, अब उस स्कीम के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से लाएगा? पैसा या तो टैक्स से कलेक्ट करे। अब टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा इतना नहीं होता इंडिया में कि सभी स्कीम में लग जाए, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। उस एक्स्ट्रा पैसे को हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है वो? हाँ बताओ। फिस्कल डेफिसिट, मतलब जितना किसी गवर्नमेंट का अर्निंग है उससे ज्यादा अगर उसका खर्चा हो जाए तो बचे हुए खर्चे को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए कमाती है टैक्स से और 1500 करोड़ उसका खर्चा है, तो जो 150 करोड़ है वो उसका फिस्कल डेफिसिट है, मतलब उसके फाइनेंस में कमी है, इतना पैसा उसको और चाहिए। अब 100 करोड़ 100 करोड़ मान लिया कि गवर्नमेंट की कमाई है और 150 करोड़ उसका खर्चा है, तो 50 करोड़ उस केस में उसका क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो अब ये 50 करोड़ रुपए कहां से आएगा? तो 50 करोड़ रुपए वो बोलेगी कि आरबीआई को भी लाओ, तो वो कहेगा मैं तो पैसा छाप सकता हूं, लेकिन कहेंगे छापोगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी तो अगली बार गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, वोट नहीं मिलेगा। तो भाई कहेंगे नहीं पैसा मत छापो, तो फिर वो बोला फिर मैं बॉन्ड छापूंगा। बॉन्ड क्या होता है? इंडियन गवर्नमेंट कहेगी ठीक है 50 करोड़ के बॉन्ड छाप दो, मान लिया कि 1-1 करोड़ के 50 बॉन्ड छाप दो। वो डिनोमिनेशन वो गवर्नमेंट बता देती है उनको कि कितना छापना है। मान लिया फॉर एग्जांपल भाई 1-1 करोड़ के 50 बॉन्ड छाप दो, कि वो बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का है, जो भी उसको लेगा इंडियन गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपया प्लस इंटरेस्ट देगी। मान लिया कि वो एक बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, और इसका एक कूपन रेट होता है। कूपन रेट का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट एक तरह से, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट रेट है मान लिया 7%, कि 1 करोड़ रुपए अगर किसी को 7% पे देना है गवर्नमेंट को दे दो, तो इसको बोलते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट। अब वही 1 करोड़ रुपया अगर किसी ऐसे पर्सन को दोगे आप, कि जो कोई प्राइवेट पर्सन है उसको दोगे, तो उसकी डेथ हो सकती है, ना मिले, वो लेके भाग जाए, ना मिले, वो जो काम कर रहा है उसमें दिक्कत हो जाए, ना चल पाए, वो कहेगा भाई मेरे पास तो नहीं है पैसा, मैं कहां से दूं, ठीक है, तो वो ना दे पाए, तो रिस्क है। यहां तो गवर्नमेंट तो देगी ही देगी,
ठीक है, गवर्नमेंट बना थोड़ी कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट सोवरेन है। क्या है गवर्नमेंट? सोवरेन का मतलब है कि उसके पास करेंसी प्रिंटिंग की पावर है। अगर नहीं हुए तो आरबीआई को बोलेगी छापो भाई, दो इसके तो दो, इसको तो देने हैं हमें, ठीक है तो छाप के दे दो, ठीक है। उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन नॉर्मली नहीं करती ऐसा प्रोसेस। लेकिन ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिस पर्सन ने ये 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, उसको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, अब कोई पर्सन है जिसके पास मान लिया 100 करोड़ रुपया है, तो वो 100 का 100 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करके लगाएगा कि भाई चलो थोड़ा सा मैं कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, थोड़ा सा मैं कहीं पे शेयर मार्केट में लगा लेता हूं, थोड़े से के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेता हूं। तो मतलब वो अपने रिस्क को इसको बोलते हैं रिस्क को बैलेंस करना। मान लिया प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ा, फिर क्या करेगा? कोई मान लिया उसको कोई पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा नहीं, घट गया या उतना ही रहा, तो उसको तो नुकसान हो गया। अगर उसको 2 साल के बाद वो प्रॉपर्टी इतने रुपए में ही बेचनी पड़ गई जितने में खरीदी थी, तो 2 साल का इंटरेस्ट मर गया उसका। जितने पैसे उसने लगाए थे, वो चाहता तो ये ना कि वो प्रॉपर्टी ज्यादा में बिके, नहीं बिक रही, उसको पैसा चाहिए। दूसरा, उसने शेयर मार्केट में लगा रखा है और मार्केट भी नीचे है, अभी निकालेगा तो पैसा कम मिलेगा, तो लेकिन यहां से तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। मतलब आपने अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाया है, इसी को फाइनेंस मैनेजमेंट बोलते हैं, कि आप फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो कि कैसे पैसे लगाना है, ठीक है। तो आपने बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो रखा है। तो डाइवर्स पोर्टफोलियो से क्या होता है? रिटर्न कम मिलता है लेकिन पैसे की सेफ्टी रहती है। जिसके पास 100 करोड़ है उसको रिटर्न से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको ये है कि सेफ रहे मेरा पैसा। 100 करोड़ पहले ही उसके पास, तो उसको चाहे इंटरेस्ट कम मिल जाए, उसका पैसा सेफ रहना चाहिए। सेफ्टी कहां है? गवर्नमेंट बॉन्ड में। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं। तो ये सपोज 500 करोड़ के जो बॉन्ड थे, ये मार्केट में सेल कर देगा आरबीआई, ठीक है। एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि भाई हम लोग इतने बॉन्ड रुपए के इतने बॉन्ड सेल कर रहे हैं, इस बैंक की इस ब्रांच से जाके खरीद सकते हो अगर आपको खरीदने हैं तो जिसको खरीदना वो खरीद लेगा, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट के पास क्या आ गया? 50 करोड़ आ गया। पैसे छापने नहीं पड़े, इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, हालांकि देना भी पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिए इन्फ्लेशन रुक गया। तो यही काम करने वाला है आरबीआई 3 ट्रिलियन रुपीज के लिए, कि 3 ट्रिलियन मतलब 3 लाख करोड़ रुपया वो इंडियन मार्केट में डालेगा, इतने के वो बॉन्ड छापेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड को छापना और बाजार में बेचना, ओपन मार्केट में बेचना, इसको बोलते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी by RBI is known as OMO. बाइंग एंड सेलिंग क्या लिखा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ब्रैकेट में लिखना ना, जो बॉन्ड है उसी को, गवर्नमेंट बॉन्ड को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आरबीआई इनको बेचता और खरीदता है, खरीदेगा क्यों? जब उसके पैसे वापस देगा तो वापस लेगा ना इसको, तो एक टाइम पे तो वापस भी लेगा। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। तो एक तो ओएमओ करेगा आरबीआई पैसा लेने के लिए, ठीक है। दूसरा फॉरेक्स स्वैप करेगा। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का स्वैप करेगा, मतलब मान लिया आरबीआई के पास डॉलर रखे हैं और उसका रुपया चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करवाएगा। डॉलर तो देगा, रुपया ले लेगा, ठीक है। डॉलर किसको देगा? बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनके पास डॉलर होते हैं, ठीक है। रुपया है उनके पास, उनको डॉलर चाहिए, तो कहेगा लो भाई डॉलर, रुपया दे दो मेरे को, ठीक है, मुझे क्योंकि इंडियन मार्केट में रुपया डालना है। या कोई कंट्री है, सपोज जापान है, जापान ने इंडिया से कोई चीज कभी खरीदी थी, कोई जापान ने इंडिया को कोई चीज बेची थी कभी, तो हमने उनको रुपये में पेमेंट की थी, आपस का एग्रीमेंट था कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, रुपये में करेंगे। तो उनके पास रुपये है, ठीक है, लेकिन बाद में इस रुपये को ले लेंगे जब हमें जरूरत होगी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट कहेगी भाई अब हमारे पास डॉलर हैं, तो ये लो डॉलर आपके,
और पैसे रुपए हमारे वापस कर दो। तो ये होगा फॉरेक्स स्वैप, फॉरेन एक्सचेंज का स्वैप हो गया। स्वैप का मतलब अदला बदली। तो ये दो काम करेगा आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में 3 ट्रिलियन रुपीस डालने के लिए। तो बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो बड़ी हेडलाइन बनी थी कि इतना रुपया इंडियन मार्केट में डाला जाएगा। इतना रुपया अगर इंडियन मार्केट में आएगा, ये रुपया इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा, मतलब जो ये अभी चल रहा है, जो अभी नेक्स्ट आएगा अप्रैल से, तो इस फाइनेंशियल में ये रुपया इंडियन मार्केट में आएगा। तो जब रुपया आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए करती है गवर्नमेंट, क्लियर। तो इस चीज से एक तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये नया रुपया नहीं है। इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब नया रुपया प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं है, एग्जिस्टिंग रुपए से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी बॉन्ड पेपर छाप के और फॉरेक्स स्वैप करके आरबीआई इंडियन मार्केट में पैसा डालेगा। क्लियर है, हेडिंग क्लियर है, फॉरेक्स स्वैप का मतलब क्लियर है, ओएमओ का मतलब क्लियर है। डन, ठीक है। हाँ जी, नहीं उससे करेंसी ज्यादा हो जाती है ना मार्केट में, सप्लाई ज्यादा होगी किसी चीज की, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, जैसे ज्यादा रुपए हो गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कम है, खरीदने के लिए पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो सप्लाई ज्यादा कर दी और सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा कर दिया आपने, लोगों को पैसा ज्यादा दे दिया और प्रोडक्ट उतने बनेंगे नहीं, प्रोडक्ट तो लिमिटेड है, उनके बनने का टाइम लिमिटेड है। करेंसी प्रिंटिंग में टाइम थोड़ी लगता है, मशीन तभी छाप देती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है, सपोज गाड़ियां बनानी है, गाड़ी बनने में तो दिनों महीनों लगेंगे ना। तो सप्लाई कम रहेगी इंडियन मार्केट में और पैसा ज्यादा हो गया। पैसा ज्यादा होने से और सप्लाई कम होने से जो एग्जिस्टिंग चीज है उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट न्यूज है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। सीसीआई, ओकेज, ब्लैकस्टोन, ये वो कंपनी है जो मैं कल नाम पूछा था, कोई बता भी रहा था, ब्लैक रॉक बता रहा था, ब्लैक रॉक नहीं ब्लैकस्टोन है। हम बात कर रहे थे ना कल, ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है वर्ल्ड में। ब्लैकस्टोन लगभग 11 से 12 ट्रिलियन डॉलर का फंड है इसके पास। इतने रुपए हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग गवर्नमेंट्स के, जो ये मैनेज करती है। मैनेज का मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है ये। अगर इसको एक टाइम में पूछो कि ब्लैकस्टोन क्या है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है ये। इन्वेस्टमेंट का काम करती है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों के लिए उनके पैसे को डाइवर्सिफाई करती है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब अलग अलग कंट्री में लगाएगी, अलग अलग प्लेस पे लगाएगी। कुछ की प्रॉपर्टी खरीद लेगी, कुछ शेयर मार्केट में लगा देगी, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा देगी। तो कुल मिला के ये लोग बोलते हैं इन्वेस्टर को कि भी पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो, हम आपको एक ठीक ठाक 6-7% का रिटर्न दे देंगे, ठीक है। अब इतने बड़े अमाउंट पे 6-7% का रिटर्न भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इतने पे 6-7% का रिटर्न मिल रहा है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, गोल्डमैन सैक्स है, गोल्डमैन सैक है, देन उसके बाद ब्लैकस्टोन है, और भी कई हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ऐसे ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फर्म है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो काम करती है। देन मूडीज है एक, मूडीज करके है, MWDY मूडी। देन और भी ध्यान आएगा तो बताऊंगा। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है। इन इन्वेस्टमेंट फर्म में लोग, अगर जैसे सपोज आपको कहीं भी हम ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करें, तो नॉर्मली वहां जाने का रास्ता है कि आप MBA करो कहीं अच्छी जगह से। तो ये MBA स्टूडेंट्स को ज्यादा उठाती हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट करते हैं, और ये भी मैनेजमेंट कर रही है, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट करो अलग अलग फील्ड में, जैसे मैनेजमेंट ऑपरेशन में होती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी कंपनी में क्या बन रहा है, आप उस बनने की पूरी प्रोसेस को हेड करोगे, ऑपरेशन मैनेजर बोलते हैं उसको, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर बनोगे तो किसी कंपनी में फाइनेंस, कितना पैसा आया, कितना गया, कितनी इंप्लॉय की सैलरी जाएगी, कितना क्या जाएगा, सारा फाइनेंस मैनेज करोगे तो फाइनेंस मैनेजर हो।
अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो कि मार्केटिंग कैसे होगी, ये कहां कहां बिकेगा, कैसे कैसे बिकेगा, तो आप मार्केटिंग मैनेजर हो जो आप उसकी मार्केटिंग को प्लान कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सेल्स मैनेजर हो तो सेल टीम जो होगी जो उसको बेचेगी उस प्रोडक्ट को, ठीक है, आप उसको हेड करोगे। अगर आप एचआर मैनेजर हो तो उस कंपनी में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी हायरिंग एंड फायरिंग वो आप देखोगे, तो आप एचआर मैनेजर हो। तो ये एमबीए अलग अलग फील्ड में होती है, ठीक है। उसको करने के लिए इंडिया में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप आईआईएम से पास आउट हो तो ये ब्लैकस्टोन है, मूडीज है, ये गोल्डमैन सैक है, ये बड़ी बड़ी फर्म वहां आती हैं एमबीए को हायर करने के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि इंडिया के जो आईआईएम स्टूडेंट है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक रास्ता तो 12th के बाद का है कि आप 12th के बाद एक पेपर होता है आईपी मेट, वो दो और आप आईआईएम में जाओ। दूसरा रास्ता है कि आप ग्रेजुएशन करो कहीं से भी, ठीक है। सपोज आप बीए एलएलबी करो या बीबीए एलएलबी करो और उसके बाद आके एक पेपर दो कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, और आप आईआईएम में जाओ 2 साल की एमबीए करने के लिए। इस रास्ते से जाओगे तो टोटल 22 आईआईएम है इंडिया में। इस रास्ते से जाओगे तो आपको 7 से 8 आईआईएम का ही एक्सेस मिलेगा, क्योंकि 7-8 आईआईएम ही ऐसे हैं जो 12th के बाद बच्चों को एडमिट करते हैं अपने यहाँ। और इस रास्ते से जाओगे तो 22 के 22 का मिलेगा। टॉप आईआईएम है आईआईएम एबीसी, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर एंड आईआईएम कलकत्ता, ठीक है। ये टॉप आईआईएम थे, मतलब यहाँ का जो बच्चा है जो एमबीए पास आउट है वो नॉर्मल एवरेज प्लेसमेंट साल की, मतलब उसकी साल की 30-40 लाख रुपए की जॉब होती है कम से कम, जो यहाँ से पास आउट होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया के आईआईएम। तो अभी आप लोगों के पास ये मौका है कि आप 12th के बाद एंट्री कर सकते हो। कुछ आईआईएम 12th के बाद जो है वो डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं, और जो आप पढ़ रहे हो इसके थ्रू आप एटलीस्ट आईपी मेट रोहतक का एग्जाम तो आराम से क्लियर कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो, ठीक है। उसमें वही आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, वो एजीटी आएगा। बाकी आईआईएम्स के लिए थोड़ा सा हायर मैथ और पढ़ना पड़ता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 2-3 टॉपिक है और एक लॉगरिथम, ये और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। हम पढ़ाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो पढ़ने में। तो अब बात करते थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैं साथ साथ में आपको करियर ऑप्शन बता रहा हूं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये किसी न किसी लॉ से बनी होगी। तो ये बनी है सीसीआई एक्ट 2002, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया 2002 में। काम क्या है, ये करती क्या है? इट सुपरवाइज या प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, इट सुपरवाइज और प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन इंडिया एंड प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली से आया मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस इन इंडिया, कि कोई मोनोपोली ना बना ले अपनी किसी भी फील्ड में। उस मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस को देखना इसका काम है कि कोई कंपनी ऐसा कुछ ना कर रही हो कि उस फील्ड में बाकी कोई सर्वाइव ही ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड, ये बात है अराउंड 2007-8 की, ठीक है। 2007-8 के अराउंड, 2007 है या 8 है, ऐसा ही कुछ है। जियो जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया, रिलायंस जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट की, उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा। इतना लेट इसलिए रखा क्योंकि था तो रिलायंस पहले भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लेकिन जब रिलायंस का डिवीजन हुआ था तो अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन मिला था, और मुकेश अंबानी जो है, जो अभी रिलायंस के जो मेन ओनर है, जो जामनगर रिफाइनरी हमने पढ़ी थी उसके ओनर है, उनको रिफाइनरी वाला बिजनेस मिला था। तो उनका छोटा भाई अनिल अंबानी कम्युनिकेशन वाला बिजनेस चला नहीं पाया, तो बाद में उन्होंने उस चीज को ओवरटेक किया और जियो लॉन्च किया 2007-8 के अराउंड में। तो उन्होंने क्या किया, सिम बांटे फ्री में। उस टाइम पे सिम फ्री में नहीं मिलता था, तो ये फ्री में बांटना गलत है। सीसीआई को एक्शन लेना चाहिए था कि आप फ्री में कैसे दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि आगे जा ऐसे में क्या हो रहा है कि सभी आपके ही लेंगे, बाकी का तो कोई लेगा नहीं। तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है।
आप फ्री में डाटा दे रहे हो, ठीक है, फ्री की कॉलिंग दे रहे हो, इससे क्या होगा, बाकी जो नेटवर्क हैं उनको कोई नहीं लेगा, वो डाउन आएंगे, आप ऊपर जाते जाओगे। तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है, ये रुकनी चाहिए थी, लेकिन सीसीआई अपना काम करता नहीं है ढंग से। इंडिया में एजुकेशन की तो दिक्कत है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये काम करना चाहिए था जब वो फ्री में दे रहे थे, तो उन्होंने फ्री में दे दे के बाकी सारी कंपनीज को बंद करवा दिया और फिर अपना प्लान लॉन्च कर दिया जब उनको लगा कि अब हमारी मोनोपोली है। तो आज के टाइम पे जैसे देखोगे टेलीकॉम में दो ही मेनली कंपनी है, एक एयरटेल और एक लाइंस, ठीक है, तो एक एयरटेल ही सरवाइव कर पाई क्योंकि उसके पीछे भी बड़ा इंडस्ट्री खड़ी थी, ठीक है, सुनील भारती मित्तल है, मित्तल ग्रुप है, स्टील बनाते हैं वो मेनली, तो उनकी कंपनी है वो एयरटेल, तो उनका पूरा स्टील का बिजनेस खड़ा था, तो वो अपनी कंपनी को सरवाइव करवा पाई कैसे, जैसे तैसे। बाकी वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो जापान की कंपनी थी, टाटा इंडिया की, उनका ज्वाइंट वेंचर था, टाटा डोकोमो कभी चलता था, आप लोगों ने सुना हो तो, जब छोटे हो गए तब सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी कंपनी बंद हो गई इंडिया में, इंक्लूडिंग बीएसएनएल, एमटीएनएल, ठीक है, ये सब बंद हो गई, बंद होने के कगार पे है, बंद नहीं हुई तो इनका सब्सक्राइबर बेस ही नहीं है आज के टाइम पे। तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस थी सारी की सारी जो की गई ड्यूरिंग 2007-8 से, और लगभग ये किया गया लगभग 2015-16 तक, 15-16 तक सारी कंपनी को बंद करवा दिया गया। तो उस टाइम पे सीसीआई को एक्शन लेना चाहिए था कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यही काम होता है सीसीआई का, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को रोकना। हालांकि वो अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अपना करना है, हमें याद रखना है कि वो क्या कराता है, किस एक्ट से बना है, ठीक है। तो ये सीसीआई का काम है। इस सीसीआई के बनने से पहले इंडिया में एक और वो था, एक्ट था, MTRPA, मोनोपोलीज ट्रेड, मोनोपोलीज monopolies and restricted trade practices act, monopolies and restrictive trade का मतलब है कि जिसको रोका जाए, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कि मतलब जहां पे मोनोपोली बन रही हो या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड हो रहा हो। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड हमेशा मोनोपोली क्रिएट करता है। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इससे पहले ये वाला एक्ट था, इस एक्ट को रिप्लेस किया सीसीआई ने। ये एक्ट मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ये लेके आई थी इंदिरा गांधी 1969 में, ठीक है। तो इसका काम भी कुछ कुछ ऐसा ही था, ठीक है, लेकिन ये भी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा था, तो बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट से 2002 में, ठीक है। तो अब पढ़ो ये क्या कह रहा है, सीसीआई ओके, उसने ओके किया है किसको, ब्लैकस्टोन्स प्रपोजल टू एक्वायर 9.9%, पीसी का मतलब परसेंट, स्टेक इन फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अपना स्टेक यानी शेयर बेच रहा है ब्लैकस्टोन को। तो इंडिया में जब भी कोई कंपनी अपना शेयर बेचती है, बड़ा शेयर किसी दूसरी कंपनी को, तो उसको सीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना आप अंदर ही अंदर जिससे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पैदा हो रहा हो, तो इसलिए सीसीआई से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। हालांकि शेयर रेगुलेटर सेबी है, वो एक अलग है जो हमने पढ़ा था, लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी के बड़े शेयर लेता है, जैसे सेबी जो है, आप लोग नॉर्मल पर्सन को ये चाहे कि भाई मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं, तो वो 5% से ऊपर खरीद नहीं पाएगा। 5% की लिमिट है, 5% आते ही, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, आप सोचो कि आज मैं रिलायंस के शेयर खरीद लूं और खरीद के धीरे धीरे 5% से, मतलब मैं 50% से ऊपर खरीद लूं, मैं ही ओनर हो जाऊंगा, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। जैसे ही 5% की कैप आएगी, वैसे ही सेबी का नोटिस आ जाएगा आपको, ठीक है, कि आप 5% से ऊपर खरीद रहे हो। अब आप नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं हो, अब आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, तो आप एक अलग तरह के इन्वेस्टर हो गए। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे सेबी को, तब वो अप्रूव करेंगे, अदरवाइज आपके सारे फंड सीज कर लेंगे, सारा ट्रेडिंग अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तब तक आप ऐसा आगे की कोई प्रोसेस कर नहीं पाओगे। तो ये सेबी का काम है, ये देखना कि कितने शेयर कोई खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनियों को एक्वायर कर रही है, उसमें कहीं कोई कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो नहीं क्रिएट हो रहा, ये देखना काम है सीसीआई का, ठीक, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्लियर?